हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। वो सभी बच्चे जो हमारे पास क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, या फिर वो सभी स्टूडेंट्स जो जेईई और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए समझना इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इस इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ बेसिक बताऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मतलब यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाएगा। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा सकूं या कुछ एग्जांपल्स दे सकूं, जिससे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट जैसा टॉपिक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, हमारे पास ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तो फिर वहां पर बात सबसे पहले होगी अपने पास कार्बन चेन की। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर आपके पास एक कार्बन चेन बना देता हूं। तो मैं बोलता हूं कि चलिए अपने पास 3 कार्बन की चेन है ये। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर करी है ये 3 कार्बन की चेन। अब इसमें एंड में जो कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, मैं इसके साथ ला करके कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट की मैं बात कर रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कोई एटम भी हो सकता है, या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब है कि जरूरी नहीं हमेशा आपको एक ही एटम देखने को मिले, यहाँ पर एक से ज्यादा एटम्स भी लगे हुए होते हैं। एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप है, जैसे NO2 है, अमीनो ग्रुप है, NH2, OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो हमारे पास। देखिए, अगर ये कार्बन चेन से ये ग्रुप अगर यहाँ पर लग गया, अब ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप यहाँ पर आपके पास दो चीजें शो कर सकता है। वो दो चीजें क्या है कि इसकी अगर इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, अगर वो कार्बन से ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर बने हुए इस सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। देखिए, पोलराइज कैसे कर सकता है? पोलराइज करने की कोशिश करने का मतलब ये है कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा तो मैं कह सकता हूं कि अपने पास जो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम इस एरो से शो करते हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कार्बन चेन से इस पर्टिकुलरली ग्रुप या फिर इस एटम की तरफ शिफ्ट हो रही है। या फिर ये एक दूसरा इफेक्ट रख सकता था, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ इस तरीके से है कि ये कार्बन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दे सकता है, तो अब ये चेन से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा या चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचेगा, उल्टा चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ से सप्लाई करने लगेगा। ये भी यहां पर ये ग्रुप कर सकता है। तो अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास जब कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन से लगा दिया जाए जो कि उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो अपनी तरफ पुल करे या फिर खुद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन की तरफ सप्लाई करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये अपने पास सबसे पहली बात तो एक परमानेंट इफेक्ट है। देखिए, परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि ये जो इफेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, ये इफेक्ट इस कंपाउंड में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा। जब तक वो ग्रुप आपके कार्बन चेन के साथ लगा हुआ है, तब तक इंडक्टिव इफेक्ट उसके साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब तक कोई रिएजेंट आया मेरे सबस्ट्रेट पे अटैक करने, तभी सबस्ट्रेट ने वो आपको इफेक्ट शो करके दिया। सबस्ट्रेट का मतलब है जैसे यही एक कोई कंपाउंड था, बाई चांस अगर ये मेरे पास यहाँ पर प्रोपेनॉल होता, मीन्स यहाँ पे OH होता, तो ये सबस्ट्रेट है, इस पे कोई रिएजेंट अटैक करने आता, तो ये जो सबस्ट्रेट है अपने पास, अब ये आपके पास परमानेंटली इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब तक रिएजेंट आया तब तक ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे चल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट को अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करें और कॉमन लैंग्वेज में समझे, तो आप ऐसा सोचो कि बाई चांस पहले आप यहाँ पर तीनों दोस्त थे जो कि एक बेंच पे बैठते थे। ठीक है, आपके जैसे आप क्लास में सब बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, तो आप 3 फ्रेंड्स हो, एक साथ बैठे हो। आज आपके साथ कोई चौथा बच्चा आके बैठ गया। अब ये बच्चा क्या करेगा, इस बच्चे का दो तरीके का नेचर अपने पास हो सकता है। दो तरीके का नेचर कैसा हो सकता है? या तो ये हेल्पिंग नेचर का होगा, ये काफी हेल्पफुल होगा, आपकी मदद करेगा। अगर ये आपकी मदद करेगा तो ये क्या करेगा, ये खुद से अपनी जो चीजें हैं वो आपको शेयर करेगा, आपके साथ शेयर करेगा। हो सकता है वो अपना लंच बॉक्स शेयर करना हो, अपना स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करना हो, एंड ये सब चीजें। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट। अगर उस ग्रुप ने आपकी तरफ शेयरिंग करी है, और किस चीज की शेयरिंग करी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब उसकी तरफ से आपकी तरफ पुल हो रही है, मतलब जो कार्बन चेन है वो पुल कर पा रही है, मैं कहूं कि वो ग्रुप यहाँ पर पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन की तरफ। दूसरा क्या हो सकता है कि वही जो बच्चा था या वो जो नया दोस्त है आपका,
वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, कुछ ज्यादा ही तेज है, और वो क्या कर रहा है, वो उल्टा आपसे चीजें छीन रहा है। ठीक है, मीन्स वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था तो आप उसको रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जिस रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाले की ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पुल करी जाती है, और प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये उस ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ जाने लगेगी। तो ये है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट सबसे सिंपलर टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो पुल किया जाता है यहाँ पर या पुश किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही है ग्रुप की तरफ तो माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और अगर अवे फ्रॉम द ग्रुप जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और सबसे बड़ी चीज, ये अपने पास एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये इस मॉलिक्यूल में अब हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। तो देखो अब इसके कारण क्या होगा, अपने पास जो कार्बन का ये बॉन्ड है ना, ये पोलराइज होने लगेगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं बोलता हूं कि चलो मैंने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बात यहां पर कार्बन चेन की करेंगे। तो ये जो क्लोरीन यहां पर लगा हुआ है, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है ये रखता है आपके पास माइनस आई इफेक्ट। अभी मैं आपको सारे ग्रुप्स बताऊंगा कौन से माइनस आई वाले हैं, कौन से प्लस आई वाले हैं। तो ये जो एरो है बॉन्ड पर, या फिर ये सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जब हम एरो बनाएंगे तो ये क्लोरीन की तरफ पॉइंट होगा। तो क्लोरीन यहाँ पर कोशिश कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज अक्वायर करने की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उस पर जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बन है, इस पर मैं यहाँ पर इंड्यूस करूंगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल चार्ज। ये इंड्यूस हो रहा है अभी, क्योंकि पूरी तरीके से मॉलिक्यूल मैंने स्प्लिट नहीं किया है, मतलब एटम इसको लीव करके नहीं गया है, तो ये चार्ज को इंड्यूस करना चाहता है, मींस बनाना चाह रहा है। अब ये जो इफेक्ट है ना, ये सिर्फ पहली वाली कार्बन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये सेकंड और थर्ड कार्बन पे भी लगेगा। तो इसको मैं यहां पर शो करूंगा डेल्टा डैश से, और या फिर मैं कह सकता हूं इसको डबल डेल्टा डैश। डेल्टा डैश, और अगला वाला वैसे ही अपने पास हो जाएगा डेल्टा डबल डैश। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जिसपे पड़ा वो सबसे पहली वाली कार्बन थी। तो यहां पर इसने बॉन्ड को पोलराइज कर दिया, और ये कौन सा इफेक्ट हो गया अपने पास, ये हुआ अपने पास माइनस आई इफेक्ट। और ये माइनस आई इफेक्ट किसकी वजह से आया, माइनस आई इफेक्ट आया अपने पास यहाँ पर इस लगे हुए क्लोरीन की वजह से, जो कि अपने पास हेलोजन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये जो स्ट्रेंथ थी इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की क्लोरीन की, वो सबसे ज्यादा कौन यहाँ पर फेस करेगा, वो सबसे ज्यादा फेस करेगा आपके पास ये सबसे पहले वाला कार्बन। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर बनाना चाहूँ, ये जो पोलैरिटी हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, अगर इसका मैं कोई ऑर्डर बनाऊं, तो आपके पास इस ऑर्डर में सबसे पहले ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा, फिर आएगा ये डेल्टा डैश पॉजिटिव, फिर उसके बाद आ जाएगा डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव। ये रहेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठ करके कहीं दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, कोई सा भी हो, चाहे माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, वो डिक्रीज ही करेगा अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर ये ध्यान रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो जो कार्बन उस ग्रुप से सबसे पास लगी होगी, उससे जो डायरेक्टली अटैच है, वो सबसे ज्यादा फेस करेगी उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को, और जितना दूर आप जाते जाओगे ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की जो इंटेंसिटी है वो अपने पास और कम होती रहेगी। तो अब जैसे मैंने आपको बोला था, अपने पास दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो अगला आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पर। देखो टाइप्स देख लेते हैं। तो हम लोगों को यहां पर दो तरीके के इफेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, चलो माइनस आई इफेक्ट। देखो माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि अब जो भी ग्रुप आप यहाँ पे लगाओगे, एटम लगाओ या ग्रुप ऑफ एटम लगाओ, या मैं सीधा कह दूं सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सब्स्टिट्यूएंट्स which withdraws electron density towards itself।
जो अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उनको बोला जाएगा ग्रुप्स को कि वो कैसा इफेक्ट रखते हैं, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट रखते हैं। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट में अपने पास कौन से ग्रुप्स आ गए? क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं? ये सारे अपने पास हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट रखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, जैसे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, एग्जांपल के लिए नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, साइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इसी तरीके से अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो हैलोजेंस भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कई तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे माइनस आई इफेक्ट में मैंने आपको इतने सारे ग्रुप बोले, तो अब ये भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट रखेगा। मींस उसमें नाइट्रो सबसे आगे आएगा, साइनो, कार्बोक्सिलिक या फिर हैलोजन। तो देखिए, इसका एक ऑर्डर होता है अपने पास। ऑर्डर मींस कि मैं अब यहाँ पर आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर बता देता हूँ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे स्ट्रॉन्ग से और उसके बाद जाएंगे सबसे लीस्ट की तरफ। तो इसमें ऑर्डर में जो सबसे पहले आपके पास आएगा माइनस आई इफेक्ट शो करने के लिए, देखिए बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो मैं आपको जनरली उन ग्रुप्स की बात करता हूं जो मोस्टली हमारे पास यूज होते हैं, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स हैं बहुत सारे जिनको याद रखना भी बहुत मुश्किल है, बट कॉमनली यूज होने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। तो ऑर्डर की अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो ऑर्डर में जो माइनस आई में आ जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा आपके पास ये अमाइंस है, फिर अमाइंस के बाद आते हैं नाइट्रो। अमाइंस में भी जो मैंने बनाया है सबसे पहले वो आपके पास टर्शरी अमाइंस है, फिर नाइट्रो के बाद हमारे पास बारी आ जाएगी जो सल्फर डाइऑक्साइड लगी है एल्काइल चेन के साथ, फिर हम लोग यहाँ पर बना देते हैं साइनो ग्रुप। साइनो के बाद जो अगले होते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक, COH। उसके बाद हेलोजेंस आते हैं, हेलोजेंस में भी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन, फिर आएगी अपने पास आयोडीन। इसके बाद बारी आती है एल्कोक्सी ग्रुप्स की। एल्कोक्सी मीन्स जहां पे ईथर का ग्रुप होता है। फिर उसके बाद आएंगे आपके पास ईस्टर्स के ग्रुप, फिर अपना आ जाएगा हाइड्रोक्सी, फिर फिनाइल, और सबसे लास्ट में होते हैं अपने पास ये विनाइल। और ये सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, तो अगर मेरे को हाइड्रोजन को कहीं पे प्लेस करना होगा तो हाइड्रोजन कहां पे आएगी? सबसे एंड में। तो ये आपके पास माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, जो कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लिख के दे दिया। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हो ये टर्शरी अमाइंस है, और सबसे जो वीक इफेक्ट रखते हैं वो रखते हैं आपके पास ये विनाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया माइनस आई इफेक्ट का। तो माइनस आई इफेक्ट आई होप आपको समझ आया होगा। माइनस आई इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल है। तो ये कार्बन चेन से वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अवे फ्रॉम द कार्बन चेन है, इन ग्रुप्स की तरफ जा रही है। दूसरा इसी में होता है प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट में इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो प्लस आई इफेक्ट में जो भी ग्रुप यहां पर लगेगा या जो एटम्स यहां पर लगेंगे वो क्या करेंगे? वो उल्टा कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करके देंगे। तो प्लस आई इफेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स which releases electron density towards carbon chain। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इनको हम कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट रखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था रिलीजेस। तो ये अपने पास कौन से ग्रुप्स हो गए? ये वो ग्रुप्स हो गए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वो सारे ग्रुप्स रखते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में देखो कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें भी अपने पास कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो मैं फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता देता हूँ जो कॉमनली आप यूज होते हुए देखोगे। इसके लिए मोस्ट फेमस तो अपने पास एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स आप पढ़ते हो, एल्काइल ग्रुप सभी के सभी प्लस आई नेचर रखते हैं या प्लस आई इफेक्ट वो शो करते हैं। तो अगर मैं इसका आपके सामने एक ऑर्डर बनाऊं, तो ऑर्डर में अपने पास जो आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएंगे ये टर्शरी लेवल वाले,
ये सबसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इसके बाद बारी आ जाएगी सेकेंडरी की। ये हो गए अपने पास सेकेंडरी। फिर आ जाएंगे अपने पास प्राइमरी। और लास्ट में होगा अपने पास मिथाइल ग्रुप। और फिर से सबसे एंड में हम लोग किसको लिखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन को। तो ये जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं सारे अल्काइल ग्रुप्स अपने पास प्लस आई इफेक्ट रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स ही आते हैं, और भी कई ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जैसे अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप भी आपके पास प्लस आई इफेक्ट ही रखता है। तो अगर अमीनो ग्रुप की मैं बात करूँ, अगर मेरे को अमीनो ग्रुप प्लेस करना होगा तो अमीनो ग्रुप हमारे पास सबसे आगे लगाया जाएगा। अमीनो ग्रुप्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई इफेक्ट। देखो अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि हम लोग पूरा कंप्लीट ऑर्डर यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो ये होता है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, या तो वो कार्बन चेन से दूर जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर वो कार्बन चेन की तरफ आ रहे होंगे। तो ये अपने पास कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आप लगे हुए देखोगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो इतना ही था अपने पास माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के बेसिक्स में। अभी ये सिर्फ बेसिक है, पर बात ये होती है कि हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका काम क्या है। देखो ये आपके पास ना कई जगह पे आप यूज करोगे माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट को। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इसकी जो अपने पास सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है। इसकी जो जरूरत पड़ेगी वो आपको पड़ेगी एसिडिक ऑर्डर निकालने में। एसिडिक ऑर्डर, या फिर मैं कह सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। अब देखो एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं किस चीज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अब आप इसकी एप्लीकेशन को ध्यान से समझना कि हमें ये पढ़ाया क्यों जाता है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिटिक एसिड है मेरे पास और दूसरी जगह है एक फ्लोरो एसिटिक एसिड, इन दोनों में से कौन ज्यादा एक बेटर एसिड होगा या कौन ज्यादा अच्छा एसिड मेरे पास साबित होगा। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले मैं एसिड्स की बात कर देता हूं कि एसिड्स का काम क्या है। देखो जो एसिड होते हैं आपको पता है कि एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो हम उसी एसिड को अच्छा एसिड मानेंगे जो फटाफट H पॉजिटिव रिलीज कर दे, और उसके बाद वहां से बनने वाला जो उसका करस्पॉन्डिंग एनायन है ना वो खुद को स्टेबल बना ले। तो H पॉजिटिव रिलीज होना चाहिए, और उसके बाद जो बन रहा है करस्पॉन्डिंग एनायन वो स्टेबलाइज्ड भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने H पॉजिटिव तो रिलीज कर दिया लेकिन उसके बाद जो एनायन वहां पर बना वो स्टेबल नहीं था। अब इसी का एक आपके पास एप्लीकेशन आता है एसिटिक एसिड वर्सेस फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसको एज अ क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि अगर ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे आंसर करोगे। तो एसिटिक एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड का आपको पता ही है फॉर्मूला हमारे पास CH3COOH होता है। तो पहले मैं एसिटिक एसिड बना देता हूं। ये रहा आपके पास एसिटिक एसिड। देखो अगर एसिटिक एसिड को मेरे को एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से इसका H पॉजिटिव हटाऊंगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका H पॉजिटिव हटा देते हैं तो H पॉजिटिव हटाने के बाद मेरे पास जो एसिटेट आयन बनेगा, इस एसिटेट आयन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर आने वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। मैं इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब पार्शियल पॉजिटिव और इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जो लगा हुआ है, अब इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन ऊपर लगी हुई थी अब उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपके पास एसिटेट आयन बन रहे हैं। तो ये जो एसिटेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इथेनोइक एसिड भी हम लोग इसको कहते हैं, इथेनोएट आयन यहां पर बन रहे। तो ये कैसा था, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था। तो वो बात तो ठीक है कि चलो हमें वो बात समझ आ गई कि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट उसके बावजूद ये जो ऑक्सीजन है ना ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है। तो देखो जो चार्ज होता है ना, चार्ज किसी के ऊपर भी स्टेबल नहीं होता है, और चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी
उतनी ज्यादा आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो कम होने लगेगी। तो मेरा काम है चार्ज की स्टेबिलिटी को, चार्ज की वजह से आने वाली जो इंटेंसिटी है उसको कम करना, ना कि उसको बढ़ाना। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ ना एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आपको पता ही है जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन सा नेचर रखते हैं अपने पास, ये रखते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई होगी तो एक तो ऑक्सीजन पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, आप इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा रहे हो, तो इसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो कम होने लग जाएगी। तो ये जो एसिडेट आयन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट उसके बावजूद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ लगातार पुश होने लगेगी, जिसके कारण उसका चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और उसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो कम होने लगेगी। तो आपको जो बात यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इंटेंसिटी, कि चार्ज की इंटेंसिटी कम से कम रखेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर ये वाला ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर इसको हटा भी नहीं सकते, नहीं तो फिर वो एसिडेट आयन थोड़ी रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट रख रहा है और इसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसके कारण स्टेबिलिटी कम हो रही है। अब एक बार देख लेते हैं फ्लोरोएसिटिक एसिड को। देखो फ्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब है कि कार्बन का आपने एक बॉन्ड खाली किया हाइड्रोजन के साथ और वहां पे लगा दिया फ्लोरीन, ये बन गया आपके पास फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो अगर फ्लोरोएसिटिक एसिड को हम लोग देखें तो फ्लोरोएसिटिक एसिड में से भी जब आप हाइड्रोजन हटा दोगे तो H पॉजिटिव हटाने के बाद यहां से बनेगा फ्लोरोएसिटेट आयन। अभी जो फ्लोरोएसिटेट आयन बन रहा है यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वो ये है कि कार्बन चेन के साथ अब आपने जो ग्रुप लगाया है या जो एटम यहां पर लगाया है ये हेलोजन है और ये रखता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आने वाला जो नेगेटिव चार्ज है, क्या इसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी अब ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन या माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इंटेंसिटी रिड्यूसेस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। देखो रेजोनेंस तो यहां भी है, रेजोनेंस कहीं नहीं गया, रेजोनेंस यहां भी है, बट दोनों में ही क्योंकि रेजोनेंस आ रहा है तो रेजोनेंस आपका आंसर नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे जो आंसर है वो है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ऊपर जो एल्काइल ग्रुप आपने लगाया, मिथाइल ग्रुप लगाया है, वो प्लस आई इफेक्ट रखते हैं, वो ऑक्सीजन के ऊपर आने वाले नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को और बढ़ाएंगे। मुझे बढ़ानी नहीं है, मुझे कम करनी है। तो कम कौन करेगा यहाँ पर, हेलोजेंस जो कि माइनस आई इफेक्ट रखते हैं। तो ये जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है ज्यादा बेटर एसिड साबित होगा, क्योंकि H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो वहां से उसका करस्पॉन्डिंग एनायन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। तो इसमें ज्यादा स्टेबल एनायन आपके पास फ्लोरोएसिटेट आयन है, तो ये मोर स्टेबलाइज्ड है। तो इसीलिए फ्लोरोएसिटिक एसिड एक बेटर एसिड होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्लोरोएसिटिक एसिड इज बेटर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो ये होती है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, कि आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर पढ़ा रहे हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट आपको कहां पे काम आएगा। तो सबसे पहला इसका जो यूज होता है वो यही है, एसिडिक कैरेक्टर पहचानने में, कि आपको एसिडिक कैरेक्टर के आंसर जो है वो इसी के बेसिस पर आपको मिलेंगे कई जगह। तो ये बहुत पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है आपका जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में, और खासकर स्कूल के एग्जामिनेशन में, खासकर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने ही आपको करा दिया है यहाँ पे। तो ये तो इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन थी, बाकी इसकी कई एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं आपको और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक समझाऊंगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। तो जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट क्लास में।